सीधा मुद्दे पे आते हैं। कंपनी का नाम है पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, पहले इसका नाम हुआ करता था। ये संजीव गोयनका ग्रुप कंपनी है और कोलकाता में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसकी वेबसाइट है pcbllimited.com, आप जाकर देख सकते हैं। आप जानिएगा कि इस कंपनी के क्या क्या काम है, क्या बनाती है, क्या करती है, और ये हमेशा अच्छा रहता है जानना कि कंपनी करती क्या है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट रहा है और आप या जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या करती है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। इनके रिजल्ट्स आए थे अभी 2 दिन पहले, और ये आपको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मेन जो सबसे पहली आइटम है। 4 कॉलम्स हैं आपके सामने स्टैंड अलोन में। एक है 30/6/2023 का, एक है 31/3/2023 का, वो ऑडिटेड है। 30/6/2022 का अनऑडिटेड है और 31/3/2023 का ऑडिटेड है। तो आपके पास ये 4 कॉलम्स हैं। इसमें से जो सबसे पहला कॉलम है 30/6/2023 का, वो अनऑडिटेड रिजल्ट्स का था जो भी जस्ट डिक्लेयर हुए हैं। और आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1297.29 करोड़। और उसके बाद आप देख सकते हैं दिस कंपेयर्स टू क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2023। अगर आपसे कंपेयर करेंगे तो आपको तकरीबन 80 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा कि कुछ कमी आई है। और उसके बाद आप देखिएगा अनऑडिटेड रिजल्ट्स 2022 के सेम क्वार्टर के, तो आपको दिखेगा कि उसमें तो और भी ज़्यादा सेल्स थी, 1409.07 करोड़ थी। तो उसके कंपैरिजन में सेल्स गिरी हैं और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बाकी अदर इनकम यहाँ पे देखिएगा इनकी इस बार कम हुई है। जो क्वार्टर 30 जून को एंड हुआ है 2023 में, उससे पहले 16.01 थी, उससे पहले 11.22 थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। और टोटल इनकम जो है वो अगर आप देखना चाहें, दोनों का एडिशन होता है तो दोनों का सम होता है, उसमें आपको 1300.17 और 1389.82 एंड 1420.29। तो यहाँ पर आपको तकरीबन दिखेगा कि 89 करोड़ की जो रेवेन्यू या टोटल इनकम में फॉल हुआ है। और उससे पहले पिछले साल के क्वार्टर सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 120 करोड़ का से मतलब कम हुआ है इस बार का बिजनेस। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। देखिए उस पर्सपेक्टिव से कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर, दिस ईयर क्वार्टर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बात थोड़ी चिंता की है कि इनका ओवरऑल रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है। अब एक्सपेंसेस पे आते हैं। एक्सपेंसेस देखते हैं, उसमें आपको अलग अलग हेडिंग्स हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज ऑफ इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, और फाइनली इन सब का टोटल नीचे दिया हुआ है टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कम हुए हैं पिछली बार से, तो इस बार हुए हैं 1138.39 करोड़ और पिछले क्वार्टर में हुए थे 1241.98 करोड़ और सेम क्वार्टर में जून के 2022 में हुए थे 1259.83 करोड़। तो ये एक्सपेंसेस कम होते नज़र आ रहे हैं पिछले साल से लेकर। अगर आप इस साल में आते हैं तो ये कुछ इन तीनों फिगर्स में इस साल वाले कम होते नज़र आ रहे हैं। और उसमें एक इनको कंपनी को एक अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है। और उसके बाद आप नेक्स्ट आइटम देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 161.78 करोड़ इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हुए हैं, हालांकि टोटल इनकम भी कम हुई थी। 147.84 पिछले क्वार्टर में था और उससे पहले 160.46 था। तो लगभग पिछले साल के क्वार्टर में जो पिछले साल के जून में जो प्रॉफिट आया था, लगभग वैसा ही प्रॉफिट इस साल का आया है। तो प्रॉफिट उस पर्सपेक्टिव से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ग्रो नहीं किया है, ये चिंता की बात है। अब टैक्स एक्सपेंस
और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उसका ब्रेकअप दिया है। तो करंट टैक्स रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स, डेफर्ड टैक्स, टोटल टैक्स एक्सपेंस, ये सब दिया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी जिसे कहते हैं, तो ये आपका 118.07 करोड़ है, यहाँ पे 101.84 करोड़ है, यहाँ पे 125.91 करोड़ है। तो अगेन कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर छोटा सा डिक्लाइन आया है, कंपेयर टू मार्च क्वार्टर ऑफ दिस ईयर बड़ा है, और ठीक बड़ा है, मतलब 17% कह सकते हैं कि आप ये बढ़ गया है। अब देख लेते हैं बाकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और दूसरे आइटम्स के बारे में। तो रीमेजरमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉय डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू ओसीआई, जो कि ये पॉजिटिव हुआ है, और ये थोड़ा बड़ा नंबर है इफ़ यू लुक एट देयर प्रॉफिट। अगर आप इनके प्रॉफिट को देखें तो 22.54 करोड़ पॉजिटिव होना अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि ये नंबर पहले नेगेटिव होता रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये नंबर पहले नेगेटिव होता रहा है, 29.61 था और यहाँ पे 13.76 था, तो ये दोनों नेगेटिव थे नंबर्स, ये नंबर पॉजिटिव है। और इनकम टैक्स रिलेटिंग टू आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, ये इस बार नेगेटिव था और पिछली बार ये छोटा छोटा पॉजिटिव था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि अदर इनकम जो है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच इज़ 18.7 दिस टाइम, ये पॉजिटिव है, और पहले ये नेगेटिव था 22.08, 12.41 ऐसे करके। तो आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि ये जो पॉजिटिव नंबर ये है, प्लस ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसको दोनों को अगर आप सम अप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और प्रॉफिट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जोड़ के इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा है, 136.77 करोड़ कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर यानी कि मार्च ऑफ 2023 इट वाज 79.76, एंड कंपेयर टू इवन लास्ट ईयर्स जून क्वार्टर 113.5 करोड़ था। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर लग रहा है कंपेयर टू दिस टू। बाकी की चीज़ों पे हम अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ ईपीएस पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड तो ये 3.13 है इस बार, और उससे पहले मार्च क्वार्टर में 2.7 थी, और उससे पहले लास्ट ईयर के क्वार्टर में 3.34 था। ईपीएस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ज़्यादा था। तो इस पर्सपेक्टिव से बड़ा आप कह सकते हैं मिक्स रिजल्ट है। हालांकि ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव पौने 2 गुना कह सकते हैं कंपेयर टू मार्च क्वार्टर है, एंड कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी है, 23 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद स्टॉक का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 180 का था ज़्यादातर एनालिस्ट का, और वो एक्चुअली स्टॉक ने पहले ही अचीव कर लिया था। ये रिज़ल्ट आने से जस्ट एक दिन पहले आप कह सकते हैं, जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन ये बेसिकली ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास पहुंच गया था, और वहां से उसके बाद इसमें सेल ऑफ हुआ, प्रॉफिट टेकिंग हुई, एंड लॉट ऑफ पीपल डिसइन्वेस्टेड, और लोगों ने फिर वो आप जानते हैं कि मनी सर्कुलेट होता है कहीं और जाता है, तो वो हुआ। इवन आई हैव डन दैट। तो इसके आगे क्या सोचना है इसके बारे में, तो एक बार आइए इसके चार्ट्स की तरफ देख लेते हैं। तो ये इसका चार्ट है 1 ईयर चार्ट। इस 1 ईयर चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था वो तकरीबन 115.1 पे स्टार्ट हुआ था, और 109.75 के आस ये इसका लो था उस वक्त, और उसके बाद स्टॉक ने धीरे धीरे गति पकड़ी और ये 147.95 तक आया, फिर थोड़ा अप डाउन करता रहा, यहाँ पे 124 तक आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर थोड़ा 124 के आसपास आया, और उसके बाद ऑलमोस्ट दिसंबर में क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए थे, तो उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहा, 110.15 तक आया, और वहाँ से फिर इसने जो चाल पकड़ी ये आप समझिए कि मार्च में 28 मार्च मतलब एंड ऑफ मार्च क्वार्टर
वहाँ से इसका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये लगातार ऊपर बढ़ता गया। अ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसने एक अच्छा वो बनाया अपना, और उसके बाद आज ये 154.5 पे बंद हुआ है। तो ये इसकी स्टॉक की जर्नी है। इसको आप 3 मंथ्स में अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो लास्ट 3 मंथ्स की जर्नी इसकी अबाउट 115.85 के आसपास से स्टार्ट हुई है, एंड इट वेंट अप टू 168.25। तो ये काफ़ी करीब पहुंच गया था अपनी टारगेट के, और उसके बाद नेचुरल है पुल बैक होना ही था। अम, बाकी अब इसका फ्यूचर क्या है कंपनी का, तो फ्यूचर देखिए, फिलिप्स कार्बन ब्लैक जो है वो एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इसने पास्ट में भी अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं कंपनी ने, अभी भी प्रॉफिटेबल है। आपने देखा ही है, जैसे कि एक बार फिर से अगर आप नज़र डालेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज़ ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स द लास्ट क्वार्टर। और अगर सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे तो दैट आल्सो हैज़ ग्रोन अबाउट 17%। सिर्फ दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड कह लीजिए, या वो इस वक्त इस क्वार्टर में वो डाउन आया है। तो कुछ सीजनैलिटी भी होती है बिजनेसेस में, कई 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 फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखना पड़ेगा अगले क्वार्टर में ये कैसा करता है। बाकी अभी भी एनालिस्ट की टारगेट जो है वही बनी हुई है, ऑलमोस्ट सेम टारगेट्स बनी हुई हैं। कुछ रिवाइज टारगेट्स हो सकता है आएंगी, आप देखते रहिएगा, और उसके बाद आपकी जो भी ख्याल है इस कंपनी के बारे में ज़रूर शेयर करिएगा। तो धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें लगी होंगी डिस्कशन से। याद रखिएगा कि जो भी हम यहाँ बातें करते हैं ये एडिक्वेट नहीं है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये काफ़ी नहीं है। आप हमारी इन बातों के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्टॉक की सिचुएशन कब चेंज होती है कब नहीं होती है ये कोई भी नहीं बता सकता। इनफैक्ट बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हज़ारों बार गलत हो चुके हैं, not only about one stock or many other stocks, or and also about markets. So please be careful and consider professional advice. आप हमेशा किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लें या सलाह लें, और उसके बाद ही कहीं भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें। तो धन्यवाद मित्रों सुनने के लिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप बताएं कि और कौन से स्टॉक को आप सुनना चाहेंगे।